वेलकम बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। हेलो गाइस, आज हम जो रजिस्टर के जो फर्स्ट ऑफ पार्ट होने वाला है कि रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, किस यूज़ के लिए होने वाले हैं, किस तरीके से उनको चेक कर सकते हैं, किस तरीके उनकी पहचान कर सकते हैं, तो पूरा ही डिटेल के अंदर इस वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं। तो हमारे रजिस्टर के टाइप क्या क्या होने वाले हैं, नॉर्मल, ड्यूल पैकेज, कोड, फ्यूज़, थर्मिस्टर और वीडीआई, ये टाइप ऑफ रजिस्टर है गाइस। अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल रजिस्टर, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। जिस भी रजिस्टर का ऊपर का सरफेस ब्लैक और साइड से और नीचे से अगर आपको वाइट बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, वो हमारा एक नॉर्मल रजिस्टर है। अगर मैं रजिस्टर की बात करूँ तो रजिस्टर को हम आर से लिखने वाले हैं। स्केमेटिक के अंदर अगर मैं बात करूँ इसके डायग्राम की, तो इसका स्केमेटिक डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। अगर इसके यूनिट की बात करूँ तो हम इसको ओम्स के अंदर इंडिकेट करते हैं। टाइप कितने होने वाले हैं, तो इसके दो टाइप होने वाले, एलवीआर और एचवीआर, यानी लो वैल्यू रेजिस्टेंस और हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के अंदर हम इसको देखने वाले हैं। अगर लो वैल्यू रेजिस्टेंस की एक वैल्यूज की बात करूं तो आप इसको 1K to 10K के बीच में लो वैल्यू के अंदर रख सकते हैं। अगर हाई वैल्यू की मैं बात करूं तो आप 10K से उसके ऊपर आप जितना भी ले, एवरेजली मैं यहाँ पे 200K इंडिकेट करता हूँ, मतलब 10K to 200K तक आप इसको हाई वैल्यू के अंदर इंडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो मदरबोर्ड के अंदर जो हाई से हाई वैल्यू के रजिस्टर होने वाले वो 200K तक होने वाले हैं, देखने को मिलेंगे हमको आगे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूल पैकेज। जिस भी सर्किट के अंदर आपको एक साथ दो रजिस्टर या दो से ज़्यादा रजिस्टर जुड़े हुए मिलते हैं, उनको ड्यूल या पैकेज रजिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, बात करता हूँ कोड रजिस्टर। देखिए, कोड वर्ड से हमको ये अंदाजा लग रहा है कि जिस रजिस्टर के ऊपर आपको कोडिंग दिखने वाली है, मतलब कुछ ना कुछ नंबरिंग दिखने वाली है, एक्चुअल में वो आपका होने वाला है कोड रजिस्टर। पहचान की तो वही बात होने वाली है कि जिसका बॉडी साइड से आपको व्हाइट और नीचे से आपको व्हाइट मिले, वो आपका रजिस्टर हो गया। तो कोड रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 5R60 5R60। अब आप इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, नंबर तो आपने फाइंड आउट कर लिया, आपने पहचान भी कर ली कि ये आपका एक कोड रजिस्टर है, लेकिन अभी आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो 5 जहां पे आपका आर लिखा है वहां पे आपको पॉइंट आउट करना है, देन 6 0 और के, यानी कि ये आपका रजिस्टर होने वाला है 5.60K। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो होने वाला है 391। अब इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, बैक साइड के अंदर जो नंबरिंग है, यहाँ पे एक है यानी आपको 1 0 लगाना है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो आपको 2 0 लगाने हैं। तो यहाँ पे 39 एक है तो हम 1 0 लगाएंगे, मतलब कि ये हमारा हो गया 390K। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 151 करके, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 15 लास्ट रीडिंग हमारा एक होने वाला, तो हम 1 0 से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे 0 रजिस्टर को वैल्यू के में लिखते हैं, तो 150K ये हमारा वैल्यू होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूज रजिस्टर। ये आपको ज़्यादातर स्पीकर सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। जिस भी रजिस्टर के ऊपर 0 इंडिकेट होगा, आप उसको पहचान लेंगे कि वो आपका एक फ्यूज रजिस्टर है। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, जंपर नहीं करेंगे क्योंकि आप एक प्रॉपर टेक्नीशियन बनने वाले हैं, तो आपका काम बनता है कि पार्ट को पार्ट की जगह पे रिप्लेस करना। अगर मैं बात करूं थर्मिस्टर और वीडीआर की, तो इसकी अगर पहचान की बात करूं तो ये आपको एक कोयल की तरह दिखने वाले हैं, यानी कि पूरी ही ब्लैक बॉडी के अंदर दिखने वाले हैं। रजिस्टर के अंदर आपको साइड का सरफेस वाइट देखने को मिलेगा, लेकिन थर्मिस्टर और वीडीआर के अंदर आपको पूरी ही बॉडी एक ब्लैक पार्टीशन के अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर मैं पहचान की बात करूं कि आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो आपको एक मल्टीमीटर यूज करना पड़ेगा। मल्टीमीटर का प्लस और माइनस आपको दोनों ही प्रॉड, एक कोयल नुमा कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, दिखने में कोयल है तो आप जज नहीं कर सकते वो कोयल है कि थर्मिस्टर है या वीडीआर है, लेकिन आप कोयल के जैसा स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके मदरबोर्ड के अंदर मल्टीमीटर की हेल्प से प्लस को प्लस और माइनस को माइनस पे रख के ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या वो आपका बीप मार रहा है कि नहीं। ठीक है, आपने यहाँ पे चेक किया मल्टीमीटर की हेल्प से, अगर यहाँ पे आपका मल्टीमीटर के अंदर बीप मार रहा है, मतलब वो आपका एक कोयल है। अगर आपने मल्टीमीटर के दोनों प्रॉड को यहाँ पे रख के चेक किया और आपको कुछ वैल्यू दे रहा है, जैसे 300 या 700 या 650 एज इट इज कुछ भी वैल्यू दे रहा है दोनों के अंदर, तो आप ये तो कंफर्मेशन हो ही गए कि वो आपका एक कोयल नहीं है। अब क्या हो सकता है कोयल नहीं है तो, या तो थर्मिस्टर हो सकता है या फिर आपका वीडीआर हो सकता है।
अब आपको ये कंफर्मेशन करना है कि वो थर्मिस्टर है या वीडीआर है। अब आपको एक और चीज यूज करनी पड़ेगी, एसएमडी, जो आपके मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो एसएमडी से आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ वही मल्टीमीटर का प्रोसेस आपको करना है, प्लस को प्लस पे, माइनस को माइनस पे, या आप उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनका प्लस माइनस कुछ नहीं रहने वाला है। तो आप इनको दोनों ही साइड से चेक करने वाले। मल्टीमीटर को इन पे टचअप करके आपको ब्लोवर लेना है, एसएमडी लेनी है, जिससे उसके ऊपर आपको हीट लगाना है। अगर हीट लगाते टाइम इसका जो वैल्यू मल्टीमीटर में शो हो रहा है वो डाउन हो गया, मतलब आपको कंटिन्यू उसको टचअप करके रखना है और एक हाथ से दूसरे से आपको उस पर हीट लगाना। अगर उसका वैल्यू डाउन हो गया मतलब वो आपका थर्मिस्टर है। अगर आपका वैल्यू डाउन नहीं हुआ मतलब वो आपका वीडीआर है। तो ये आपका कंफर्मेशन का तरीका होना चाहिए, इस तरीके से आप कंफर्म करेंगे। अगर मैं बात करूं थर्मिस्टर की, तो थर्मिस्टर को आप TH से इंडिकेट करने वाले हैं, या फिर आप उसको NTC भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप वीडीआर, अगर मैं बात करूं इसके सिंबल की, तो स्कीमेटिक के अंदर आपको कुछ इस तरीके से इंडिकेट किया जाएगा। अगर मैं वीडीआर के सिंबल की बात करूं, कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं थर्मिस्टर की बात करूं कि थर्मिस्टर क्या यूज के लिए आने वाला है, तो ये थर्मिस्टर हमारे मोबाइल के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काम में आने वाला है। अगर थर्मिस्टर खराब होगा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। देखिए, आपके मोबाइल में काफ़ी सारे टेक्नीशियन भाई ने नोटिस किया है कि बैटरी टेम्परेचर टू हाई, चार्जिंग स्टॉप जैसी जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उसके अंदर हमारे थर्मिस्टर सेक्शन का प्रॉब्लम होने की वजह से हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं थर्मिस्टर कौन कौन से सेक्शन में लगे मिल सकते हैं, तो थर्मिस्टर आपको चार्जिंग सेक्शन, आपके नेटवर्क सेक्शन के अंदर, या फिर नियर बाय आपको CPU के आसपास देखने को मिलेंगे। वीडीआर का अगर मैं बात बताऊं तो वीडीआर आपके ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज होने वाला है। मतलब जितना वोल्टेज आपको जरूरी है उतना वोल्टेज वो आगे भेज देगा, और उससे ज़्यादा जो भी वोल्टेज होगा वो बॉडी के साथ ग्राउंड कर देगा। तो इस तरीके से एक रजिस्टर का यूज़ हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर होने वाला है। नेक्स्ट कंपोनेंट के हम बारे में जो बात करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा कैपेसिटर। टाइप ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पे हम कैपेसिटर के दो टाइप देखने वाले हैं, पोलर, नॉन पोलर या SMD कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर की बात करूँ तो ये टीवी, टैप, रेडियो और मोबाइल चार्जर के एडेप्टर के सर्किट के अंदर यूज होते हैं। ये AC करंट को पास करते हैं और DC करंट को रोकते हैं। अगर सिंबल की बात करूं तो स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम के अंदर इसका स्कीमेटिक ये होने वाला है, सिंबल इसका ये होने वाला है। प्रैक्टिकली बात करूं तो इसका इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसका एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव होगा। आप इनको उल्टा नहीं लगा सकते हैं, आपको प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे लगाना पड़ेगा। हमारे मोबाइल सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर यूज होने वाले हैं वो होने वाले SMD कैपेसिटर, जो कि फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पास करने और प्रोटेक्शन के रूप में यूज होने वाले हैं। अगर मैं इनको सिंबल की बात करूं तो इनको हम C से इंडिकेट करते हैं। स्कीमेटिक के अंदर हम इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये पूरे ही ब्राउन टाइप में हमको देखने को मिलने वाले हैं। वो हल्के से ब्लैक कलर के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इनकी यूनिट की बात करूं तो इनको फेराड, पिको फेराड, माइक्रो फेराड और नैनो फेराड के अंदर चेक करते हैं, जिसके लिए आपको एक अलग से मल्टीमीटर बाय करना पड़ेगा। उसमें आप उनका वैल्यू चेक कर सकते हैं। एक कैपेसिटर दो तरीके से लगे हो सकते हैं, सीरीज और पैरेलल। अगर मैं बात करूं सीरीज, तो ये हमारे एक बूट चार्जिंग कैपेसिटर के अंदर, बूट सेक्शन के अंदर लगा रहता है, जो कि चार्जिंग सर्किट एक बना हुआ रहता है, उसमें बूट कैपेसिटर का काम करता है। ज्यादातर केसेस में ये हमको पैरेलल कनेक्शंस के अंदर प्रोटेक्शन के रूप में मिलने वाले हैं। टाइप ऑफ डायोड, नॉर्मल, जेनर, LED डायोड। अगर मैं नॉर्मल डायोड की बात करूं तो D से उसको इंडिकेट करेंगे। स्कीमेटिक के अंदर उसका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसका एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव होने वाला है। जेनर डायोड को ZD से इंडिकेट करेंगे। स्कीमेटिक के अंदर इसका सिंबल इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर प्रैक्टिकली की बात करूं तो आपको सर्किट के अंदर ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसका नेगेटिव सिरा बड़ा और पॉजिटिव सिरा छोटा होता है। LED डायोड का स्कीमेटिक के अंदर आपको इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर LED प्रैक्टिकली की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक LED शो होने वाली है। डायोड आपको कौन कौन से कनेक्शंस में मिलने वाले, अगर बात करूं सीरीज और पैरेलल, दो कनेक्शंस के अंदर मिलेंगे। पैरेलल कनेक्शंस के अंदर आपको प्रोटेक्शन और वोल्टेज का काम करने वाला है। सीरीज कनेक्शंस के अंदर करंट को एक
साइड से दूसरी साइड में भेजने का काम करता है। ये रिवर्सल काम नहीं होता है, इनका सिर्फ वन वे ही काम यूज़ में आने वाला है। अगर मैं बात करूँ सीरीज़ के अंदर तो ये लाइट सेक्शन, पावर की और वॉल्यूम की के सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। चेकिंग मेथड की बात करूँ कि आप एक डायोड को किस तरीके से चेक करते हैं, तो आपको मल्टीमीटर लेना है जिसको डायोड मोड के अंदर सेट करके प्लस को प्लस और माइनस को माइनस पे जब आप रखने वाले हैं तो आपको 120 ओम से 900 ओम्स के बीच में रीडिंग मिलेगी। अगर आपको वहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं मिलती है उसका मतलब आपका जो डायोड है वो ओपन है। अगर डायोड मोड के अंदर आपको बिप मिलती है इसका मतलब आपका डायोड शॉर्ट है। अगर रीडिंग की बात करूँ तो आपको अप एंड डाउन रीडिंग मिलती है, यानी कि 200, 220, 250 मोर देन वापस 200 पे आती है रीडिंग, यानी आपकी अगर रीडिंग फ्लक्चुएट होती है उसका मतलब आपका जो डायोड है वो लीकेज कंडीशन की अंदर है। डायोड को आप रिप्लेस करेंगे क्योंकि एक डायोड का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सर्किट के अंदर। कोयल कितने टाइप की होने वाली है? एक मोबाइल सर्किट के अंदर आपको कितने टाइप की कोयल देखने को मिलती है? नॉर्मल, ड्यूल, कपलर, बूस्ट और बक कोयल। नॉर्मल कोयल की बात करूँ तो आपको उसका जो स्ट्रक्चर होने वाला है, उसकी जो पहचान होने वाली है वो पूरा ही आपको ब्लैक कलर के अंदर एक कंपोनेंट देखने को मिलेगा जिसको आप पहचान सकते हैं कि वो आपकी एक नॉर्मल कोयल है। अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो हमने रजिस्टर के अंदर वीडीआर और थर्मिस्टर को देखा था जिसकी जो पहचान थी एक ब्लैक बॉडी के अंदर थी, तो वही पहचान एक नॉर्मल कोयल की भी होने वाली है। अगर मल्टीमीटर से टेस्टिंग की बात करूँ तो अगर आप प्लस को प्लस और माइनस प्रोड को उल्टा या सीधा कैसे भी इस कोयल पे लगा के जब चेक करेंगे तब आपको डायोड या बिप मोड के अंदर अगर बिप मिलती है इसका मतलब वो आपकी एक कोयल है। सेकंड, ड्यूल कोयल क्या होती है? अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे एलसीडी ग्राफिक सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलती है जिसको हम रिमूव करके जंपर कर सकते हैं। एक नॉर्मल कोयल को भी रिमूव करके जंपर कर सकते हैं। कपलर कोयल की बात करूँ तो कपलर हमारे दो से ज़्यादा अगर आपस में कोयल जुड़ी हुई है तो हम उनको कपलर बोलेंगे। बूस्ट कोयल जो कि हमारे लाइट सेक्शन के अंदर रहती है, जो वोल्टेज को बढ़ाती है और एम्पियर को कम करती है। बक कोयल की बात करूँ तो ये हमारे पावर सेक्शन के पास में, यानी इनका जो काम रहने वाला है वो एम्पियर को बढ़ाना और वोल्टेज को कम करना रहता है। अगर मैं बूस्ट कोयल के वोल्टेज की बात करूँ तो 17 से 25 वोल्ट के बीच में हमारे लाइट सेक्शन पे हमको मिलेंगे। बक कोयल की बात करूँ तो 0.5 से लगा के आपको 1.8 वोल्टेज तक बक सेक्शन में वोल्टेज देखने को मिलते हैं। इनमें से आप नॉर्मल कोयल को निकाल के जंपर कर सकते हैं, ड्यूल को निकाल के जंपर कर सकते हैं, कपलर को निकाल के जंपर कर सकते हैं, लेकिन बूस्ट कोयल को आपको बक कोयल को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। बूस्ट कोयल की अगर बात करूँ तो बूस्ट कोयल को आप किसी भी स्क्रैप से, उसके लाइट सेक्शन से बूस्ट कोयल को उठा के ही आप रिप्लेस कर सकते हैं। एज इट इज़ बॉडी के अंदर दिखने में जो आपको बूस्ट कोयल सर्किट के अंदर दिखेगी आप उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारा कोयल का होने वाला इंटरफेस, जिसको हम प्रैक्टिकली जर्नी के अंदर देखेंगे कि एक कोयल कहाँ कहाँ पे वर्किंग के अंदर यूज़ होने वाली है, किस तरीके से उनका यूजेज है, कैसे उनको चेक करते हैं और कैसे उनकी पहचान करते हैं। आज हम देखने वाले एक आईसी क्या होती है, आईसी के कितने टाइप होते हैं, एक आईसी को वर्किंग करने के लिए कौन कौन सी लाइन यूज़ होने वाली है, कौन सा लाइन कहाँ से हमको मिलेगा। आईसी यहाँ पे मैंने दो टाइप की दिखाई है, एक लेग एक बॉल। लेग आईसी की अगर बात करूँ तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर BQ आईसी के रूप में लेग आईसी यूज़ होने वाली है। बॉल आईसी की अगर बात करूँ तो पावर आईसी, CPU, MMC या फिर वाईफाई सेक्शन वगैरह जितने भी मोबाइल के अंदर सेक्शन होने वाले हैं उनके अंदर हमको बॉल आईसी देखने को मिलती है। आईसी की अगर मेन सप्लाई की बात करूँ तो एक आईसी को वर्किंग करने के लिए, एक आईसी को ऑन होने के लिए ये सारी सप्लाइयाँ यूज़ होने वाली है। यानी कि फर्स्ट ऑफ एक आईसी को इनपुट वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक बैटरी के वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज मैंने 4 वोल्टेज मेंशन किया है। आप 3.7 से 4.2 वोल्टेज के बीच में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शंस, यहाँ पे मुझे VSS यानी कि ग्राउंड, क्योंकि जहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिलेगा वहाँ पे मुझे नेगेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक
ग्राउंड का लाइन लेने वाला हूँ। थर्ड ऑप्शन पे आता है कमांड। एक आईसी को काम करने के लिए कमांड की जरूरत रहती है जो कि हमको मिलेगी सीपीयू से हमको I2C कम्युनिकेशन, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक के रूप में 1.8 वोल्टेज की लाइनें मिलेगी। फोर्थ ऑप्शन पे हमारा EN सिग्नल। देखिए कमांड मिल गया, अभी उसको अनेबल करने के लिए भी सीपीयू से कमांड मिलेगा कि हाँ सब कुछ इसको प्रोसेस के अंदर वोल्टेज मिल चुके। EN सिग्नल मिलेगा कि अब आप इस आईसी को एनेबल कीजिए, वर्किंग प्रोसेस के अंदर प्रोसेस करवाइए, तब जाके हमको यहाँ पे मिलेगा आउटपुट लाइन। मतलब ये जब चारों चीजें हो जाएगी, जब उसको इनपुट मिल जाएगा, जब उसको एक बॉडी के साथ ग्राउंड मिल जाएगा, जब उसको कमांड मिल जाएगा, अनेबल के लिए एक्टिव सिग्नल मिल जाएगा, तब जाके हमारी आईसी वर्किंग करके जो भी वोल्टेज क्रिएट करना है, जिस सेक्शन को वोल्टेज आगे भेजना है, तो वहां पे हमको आउटपुट लाइन मिलेगी। 6 ऑप्शन पे रहने वाला है VBST लाइन। इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है एक आईसी के अंदर। देखिए एक आईसी को जब सारी चीजें मिल जाएगी, आईसी वर्किंग कंडीशन के अंदर आएगी। अब इन केस कोई आईसी ज्यादा वोल्टेज बना रही है और आगे के सेक्शन में हमको कम वोल्टेज भेजना है, अगर मैं मानूं ये एक आईसी है, मैं यहां पे VBST लाइन का एक कैपेसिटर, ये पार्ट मेरा ग्राउंड होने वाला है, मतलब ये GND है, ये मेरा कैपेसिटर है जो कि होने वाला है 10 वोल्ट का, जो 10 वोल्ट की कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकता है। अब VBST लाइन की अगर बात करूं तो ये मेरा एक आईसी, जहां से ये जो लाइन जा रही है एक VBST लाइन है जो आगे जाएगी सर्किट के अंदर। अगर एक आईसी ज्यादा वोल्टेज बनाती है, मान लो मुझे आगे के सेक्शन पे 10 वोल्ट भेजने हैं या मुझे 8 वोल्ट भेजने हैं और मेरे को 12 वोल्ट वो आईसी के अंदर मिल रहे हैं, तो 8 वोल्टेज मेरा ये सर्किट आगे भेज देगा और ऊपर के जो 4 वोल्टेज होने वाले हैं वो 4 वोल्टेज मेरा ये VBST कैपेसिटर, ये 10 वोल्ट का कैपेसिटर ग्राउंड कर देगा, जिसकी वजह से मेरा आईसी हिट नहीं होगा और मेरा आगे का जो सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन में चलेगा। तो इस तरीके से एक आईसी का स्ट्रक्चर होने वाला, इस तरीके से ये लाइनें होने वाली है। इसको आगे जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे, और भी डिटेल के साथ में इसके अंदर हम घुसने वाले। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक आईसी को वर्किंग के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल कंपोनेंट की बात करूँ तो मोबाइल कंपोनेंट के अंदर हमको एक LDO भी मिलने वाला है। अगर LDO के काम की बात करूं तो वो अपने वैल्यू के हिसाब से आगे कितना वोल्टेज ट्रांसफ़र करना है वो वोल्टेज आउटपुट के रूप में बाहर देता है। एक LDO को यूज़ करने के लिए आपको कौन कौन सी लाइनों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो एक LDO की यहाँ पे मैंने 4 लाइन बनाई है, जिसके अंदर फर्स्ट लाइन होने वाली है अपनी इनपुट, क्योंकि किसी भी LDO हो या किसी भी आईसी को वर्किंग करने के लिए एक इनपुट वोल्टेज इंजेक्ट होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमारा बैटरी का इनपुट वोल्टेज 3.7 से 4.2 वोल्टेज के बीच में इनपुट हो रहा है। सेकंड, हमको VSS या ग्राउंड की लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे मेरा ग्राउंड मिल रहा है। थर्ड, एक आईसी को वर्किंग करने के लिए हमें कमांड या फिर अनेबल सिग्नल की ज़रूरत रहती है, तो हमको एक LDO के वर्किंग प्रोसेस के लिए CPU से EN सिग्नल जो कि 1.8 वोल्टेज मिलता है, जो अनेबल करने के लिए CPU से मिल रहा है। अगर जब आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी, एक इनपुट वोल्टेज मिल जाएगा, बॉडी के साथ आपको ग्राउंड मिल जाएगा, एक अनेबल सिग्नल मिल जाएगा, तब आपका LDO एक्टिव होके आउटपुट वोल्टेज जिस सेक्शन को जितने वोल्टेज की जरूरत है वो आगे ट्रांसफर करेगा। एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो कैमरा सेक्शन के अंदर आपको 2.2 या फिर 3 वोल्टेज के आसपास आउटपुट के अंदर वोल्टेज देखने को मिलते हैं।